हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके क्वेश्चन आंसर को तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डायरी क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में बिहार बोर्ड में। तो इसका आंसर लिखिएगा, कलाकार अपने हृदय में उत्पन्न विचारों से अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की तलाश किया करता है, इसी प्रकार शैलियों को जन्म देता है। डायरी इसी प्रकार की एक शैली है। डायरी यूँ तो किसी व्यक्ति की ही नितांत व्यक्तित्व संपत्ति होती है, यानी पर्सनल चीज़ होता है, परंतु प्रकाश में आने पर यानी पब्लिक डोमेन में आने पर सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक तत्व राशि के सरल साहित्य जगत की संपत्ति बन जाती है। और डायरी जो है हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वस्तुतः डायरी जो है मन का एक कूड़ा है, अगर सही से नहीं लिखा जाए तब। अगला प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? ये दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में और 2023 में। तो इसका आंसर लिखिएगा, डायरी व्यक्ति के अंतर्मन की सभी स्थितियों का लेखा जोखा होती है। जैसे सद असद दोनों होती है। उसे लिखना और इस रूप में लिखना कि पाठक को उनसे रस मिले सहज संभव नहीं है। वहाँ भाव चिंतन और शब्द का मेल बैठाना थोड़ा कठिन हो जाता है। यही तटस्थता भी आवश्यक है। उसका कागज पर उतारना भी महत्वपूर्ण है। यह स्थिति भी सहज नहीं है। अगला प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर लिखिएगा, 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी अतुलित है। यह डायरी मुझे बड़ा प्रभावी नज़र आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों से अपने को रूबरू करवाया है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टता यह दिखलाया है कि मनुष्य जो है यथार्थ को जीता भी है और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल भिन्न है, हालांकि दोनों में एक तारतम्य भी है। इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म कहते हैं, जिसके न होने पर मानवीयता ही अधूरी है। इस डायरी की एक मूल बात जो बड़ी गहराइयों को छूती है वह है रचे हुए यथार्थ का स्वतंत्र हो जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, डायरी की इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा, मलयज एक बेहद ही संवेदनशील लेखक है। उनकी हर रचना, चाहे कविता हो, आलोचना हो या फिर डायरी, उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। डायरी के इन अंशों में मलयज अपनी संवेदनशीलता का बखूबी परिचय कर देते हैं। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जगह जगह जाहिर हुई है। खेत की खेत की मेर पर बैठी कौवों की कतार को देखकर या देखना हो या फिर अकेलापन हो, नेगी परिवार की मेहमान नवाजी हो की बात हो या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय, अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हो या फिर भोगे हुए, ठीक है, भागे हुए नहीं, भोगे गए। डायरी में लिखने के लिए चयनित शब्द हो या फिर सुरक्षा की भावना उसकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता और उसकी ललक मलयज की संवेदनशील निगाहें देख पाती है। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया में जिजीविषा मलयज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलयज की डायरी के 10 मई 1978 अंश से उद्धृत है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यथार्थ को जीना ही पड़ता है, उसमें पलायन संभव ही नहीं है। उसका यथार्थ कैसा भी हो उसको जीना ही पड़ता है। यह भी एक यथार्थ है। जीवन जो है, जीवन ही महासंघर्ष है। बिना संघर्ष व्यक्ति का जीना ही संभव नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यक्ति यथार्थ को भोग करता है और यथार्थ का सृजन भी करता है। साफ है, संघर्षों को भी जन्म देता है। यही जीवन की गति है और यह भी माना जाता है कि गति ही जीवन है, जड़ता ही मृत्यु है और यही आदमी का यथार्थ है। आदमी यथार्थ को भोग करता है, वही अपने यथार्थ से उब जाता भी है और उसका एक भाग दूसरे को भी दे देता है। यह क्रम चलता रहता है।
तभी यह माना गया है कि यथार्थ की रचना सामाजिक जीवन की जड़ता तोड़ने का एक सफल प्रयत्न है। ठीक है, इसी का ख है, इस संसार में संप्रीति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसको व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। यह पंक्ति मलयच के 10 मई 1978 की डायरी से उद्धृत है। मानव संसार से जुड़ा है, तभी तो सृष्टि गतिशील है। वह सृष्टि का भोग भी करता है और उसकी रचना भी करता है। यही गतिशीलता है। यह भी सत्य है कि मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं ही है। उसका चित्त संसार के उपभोक्ता भी है और उसमें जीता भी है। यदि वह संसार से विमुख हो जाए तो उसकी संपृक्तता तोड़ दे तो फिर संसार उजड़ ही जाएगा। कर्महीन संसार शमशान बन जाएगा, मरु प्रदेश बन जाएगा। अतः संसार में संपृक्ति प्राणी मात्र का धर्म और विविधता के विधान का पालन है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद है। अगला प्रश्न है, धरती का क्षण से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक जब कभी डायरी लिखते समय कविता के मूड में आ जाते हैं तो शब्द और अर्थ के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। जब शब्द और अर्थ साथ नहीं होते उस समय आकाश होता है। इस आकाश में रचनाएं बिजली रूपी फूल की तरह खिल जाती है। किंतु जब अर्थ और शब्द एक साथ होते हैं तो वह धरती का क्षण होता है। उस समय रचनाएं जड़ पा लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखिएगा। रचा हुआ यथार्थ वह यथार्थ है जिसे हम यथार्थ जीने के क्रम में रचते हैं। भोगा हुआ यथार्थ वह यथार्थ है जो किसी दूसरे द्वारा दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा यथार्थ का सृजन करता है, उसका कुछ हिस्सा दूसरों के दे देता है। यह दिया हुआ हिस्सा भोगा हुआ यथार्थ है। यथार्थ के इस व्यापार को संसार कहते हैं। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और उसे भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। दोनों यथार्थ एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है। एक ही सृजना पर ही दूसरे का अस्तित्व टिका है। यह एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे के कारक है। दोनों ही एक दूसरे की उत्पत्ति के विलोम कारक है। अगला प्रश्न लिखिए कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक डायरी लेखन के सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझें। यह तो वास्तविकता से मुख मोड़ना हुआ। यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कह सकते कि हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म आवरण की भांति होगा जिससे रोशनी की एक लकीर भी तोड़ सकती है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के खट्टे स्वादों से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट ले, यह कहाँ की चतुरता है? इससे तो हम मीठे स्वाद से भी वंचित हो जाएंगे। सुरक्षा कठिनाइयों से काट कर मुकाबला करने में है। कटकर यह कहे तो डटकर मुकाबला करने में है, अपने को बचाने में नहीं। लेखक डायरी को मुसीबतों से बिना लड़े पलायन के लिए जाने के रूप में देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायरी की इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। यदि इसे 2 शब्दों में कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि अकेलेपन में ऊब महत्वपूर्ण है। इसके साथ संलग्न है जीवन की कई स्थितियां फरफराना। आखिर क्यों? यह भी बस उस निराशा का ही प्रतिफल है। यह बोरियत भी महसूस करता है, भयातुर भी है। उसके मन में एक बेचैनी है। क्यों है वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है उसका सब कुछ जो है चुक गया है, मात्र वह दिन काट रहा है। वह इतना उदासीन हो गया है कि उसकी अब किसी बड़े सपने का भंग होने की पीड़ा भी नहीं सताती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करना है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो इसका उत्तर लिखिएगा। एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसमें आग यानी भावुकता, प्रेरणा हो और साथ ही वह खुद ठंडा यानी शांत, संतुलित हो।
इसका मतलब है कि उसे अपने काम के प्रति जुनून और ऊर्जावान होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रण में भी रखना चाहिए। ठीक है, रखना भी आना चाहिए। और आँख का कहने का मतलब भावुकता यानी प्रेरणा है। यानी एक कलाकार में अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए, उससे अपनी कला के माध्यम से कुछ कहने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उसके दिल में आग होनी चाहिए जो उसे प्रेरित करे और उसे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए और प्रेरित करे। ठीक है, और खुद ठंडा यानी शांत संतुलित कहने का अर्थ क्या है कि एक कलाकार को अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक होना चाहिए, उसे अपनी कला के प्रति अत्यधिक भावुक होने से बचना चाहिए और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित में रखना चाहिए ताकि वह अपनी कला को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सके। अगला प्रश्न है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक ने चित्रकारी की पुस्तक में एक रंग सिद्धांत पढ़ा था। शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं में बड़ी तीव्रता में आते हैं, उन्हें वे तीव्रता के चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से संवेदनाओं को ढाल की ओर खींचते हैं, अर्थात रचना में भी गंभीरता ही उसे अस्थायी बनाती है। यह भी संकेत है कि व्यक्ति का आंतरिक गुण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और यह पूंजी टिकाऊ भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11 जून 1978 को डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। शब्द और उसके अर्थ किसी भी रचना के मापदंड है। यदि शब्द अलग हो, उनके भाव कुछ और हो, तो वह लेखक पांडित्य को दर्शाता है, परंतु सामान्य पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता है। डायरी में चूंकि लेखक जो है अपने यथार्थ की बात लिखता है, इसलिए शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। इस कारण डायरी लिखना कठिन भी है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तब रचना सामान्य जन की हो जाती है, हालांकि उसका विस्तार सीमित होता है जो उसकी रचना की उन्नति के आदि स्रोत है। यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते हैं तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाती है, जिसमें पाठक उसे अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार समझते हैं। ठीक है, जो जिसका मन किया वही समझा। अगला प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा। दस्तावेज एक विवरण है, रचना एक विवरण की व्याख्या है, उसकी रचनात्मक प्रस्तुति है। यह भी कहा जा सकता है कि दस्तावेज रचना हेतु कच्चा माल की घटनाएं, परिस्थितियां, भाव, विचार दस्तावेज के ही अंग है और रचना के आधार भी है। दस्तावेज के अभाव में रचना की सुघरता ही नहीं है, अतः रचना का आधार दस्तावेज ही है। रचना का एक रूप है, एक प्रस्तुति है जिसका आधार दस्तावेज ही है। वह हमारे भीतर की आंतरिकता की वाणी है जिसको सहृदय समझकर सर्वमग्न हो उठता है। दस्तावेज एक रूखी रोटी है, उस पर घी चुपर कर और दूध में मलकर ही रचना जो है बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक अपने किस डर की बात करता है, इसकी खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक डायरी में दो तरह की डर की बात करता है। पहला डर है आर्थिक और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का। पहला आर्थिक डर और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने प्रियजनों की खोने का डर आर्थिक तंगी की वजह से बताने के लिए बड़ी चतुराई से बीमारियों का सहारा लिया है। वह कहता है कि मन अपने प्रियजनों के बीमार हो जाने की बात सोचकर भय से कांप उठता है। इलाज की व्यवस्था के डर उसे भयानक तनाव में ला देता है। दूसरे डर में लेखक ने चतुरतापूर्वक समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किया है। वह कहता है कि यदि कोई प्रियजन संभावित घड़ी तक नहीं लौटता है तो मन अनजानी अप्रिय आशंकाओं से घिर उठता है। इस डर की खासियत यह है कि मन की कमजोरी इस डर का कारक है। मन की कमजोरी ही आप सामाजिक और आर्थिक अपराधों की जड़ है। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल क्वेश्चन। आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।